हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली आज है 13 जैन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। नंबर वन, हाउ टू डील विद मार्केट करेक्शन, या पर्सनली मैं कैसे मार्केट करेक्शन से डील करता हूँ। नंबर टू, रीजंस देखेंगे, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स इतना गिर रहे हैं। नंबर थ्री, वैल्यूएशन देखेंगे जो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है रीजंस पार्ट से। नंबर फोर, टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे। नंबर फाइव, नियर टर्म में क्या होने वाला है वो डिस्कस करेंगे। नंबर सिक्स, अब अपने को क्या करना चाहिए। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। एज अ सीरियस इन्वेस्टर आई एम वेरी श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद तो यही है आप एंड तक देखेंगे ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नंबर वन, हाउ टू डील विद मार्केट करेक्शन। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, सपोज मेरे पोर्टफोलियो की साइज 1 करोड़ है, तो मैं जनरली 10 to 15% का एनी टाइम करेक्शन मान के चलता हूँ। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ये सोचता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरा एक मेंटल मॉडल है कि मेरा जो पोर्टफोलियो साइज है वो 1 करोड़ का नहीं है, 85 lakhs to 90 lakhs का है। तो अराउंड 10 to 15% का करेक्शन के लिए मैं एनी टाइम रेडी रहता हूँ। मार्केट्स अगर बहुत ज्यादा देता है तो एनी टाइम बीच बीच में वापस भी लेगा, तो इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ। इसकी वजह से उतना पेन नहीं होता। एंड कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्टेशन अपनी लोअर रखता हूँ, जिससे क्या है, अगर थोड़ा उससे बेटर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो एटलीस्ट उतना ज्यादा धक्का नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे डील करता हूँ मार्केट करेक्शन से। बट ऑब्वियसली जिस इंटेंसिटी से अभी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स फॉल कर रहे हैं या ब्रॉडर मार्केट्स फॉल कर रहे हैं, उससे धक्का जरूर लगता है। बट ओवरऑल मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। नंबर टू, रीजंस देखते हैं। रीजंस बेसिकली दो पार्ट में बाइफर्केट कर सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल रीजंस बेसिकली क्या है, एक तो जब से ट्रम्प वापस इलेक्ट हुए हैं, उनके आने के बाद ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बन गई है यूएस मार्केट्स में कि वो प्रो बिजनेस हैं, टैक्स कट करेंगे एंड टैरिफ्स लगाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ की इकोनॉमी, उम्मीद हो रही है कि जैसे वो बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसमें उसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। एट द सेम टाइम जो फेड और यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का कंसर्न्स फिर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो फिर से बढ़ेगा, जिसके कारण फेड रेट कट उतनी स्पीड से नहीं कर पाएगा। एंड रिसेंटली जो यूएस जॉब्स डेटा आया है वो भी यही सिग्नल कर रहा है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड एट दिस पॉइंट जो गुड न्यूज है यूएस के लिए, वो बाकी मार्केट्स के लिए, इनफैक्ट यूएस मार्केट्स के लिए भी नेगेटिव न्यूज हो रही है, क्योंकि रेट कट कम नहीं होंगे, जो लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं स्क्वीज हो जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है एंड इमर्जिंग मार्केट्स भी फॉल कर रहे हैं। एंड डॉलर इंडेक्स, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑलमोस्ट 110 टच करने वाला है। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ने की वजह से एंड फेड रेट कट नहीं करेगा, इसकी वजह से जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को वहां पे रिस्क फ्री रेट की तरह देखा जाता है। जो एज ऑफ नाउ यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो अराउंड 5% पहुंचने वाली है। एंड 5% तो यूएस इन्वेस्टर्स क्या है, 5% उनको रिस्क रिस्क फ्री एसेट में लगाने को मिल रहा है, तो ज्यादातर पैसे वहां लगाते हैं, जिसके कारण जो जो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो अनफेवरेबल होते जा रहा है इक्विटीज को लेकर। तो ये एक कारण है। फाइनली जो क्रूड प्राइसेस हैं, जो अभी तक काफी स्टेबल थे, 70-75 डॉलर्स के बीच में घूम रहे थे, उसमें भी काफी ज्यादा अभी इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि बाइडन जाते जाते रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना रशियन ऑयल को उतने कम प्राइस पे इंपोर्ट ना कर सके। तो क्रूड के प्राइस पे अगर देखते हैं तो $80 क्रॉस कर चुका है, जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो हो गए एक्सटर्नल रीजंस। एंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से एफआईआई की सेलिंग आ रही है, लगातार सेलिंग आ रही है, रुक ही नहीं रही है। एंड इंटरनल रीजंस देखते हैं। ऑब्वियसली हाई टैक्सेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया गया। जो इंडियन मार्केट्स की अट्रैक्टिवनेस है फॉरेन प्लेयर्स के लिए, वो ऑब्वियसली कम हो गई है, क्योंकि जो आफ्टर टैक्स रिटर्न है वो एफआईआई के लिए कम हो जाता है। एंड स्पेशली अगेंस्ट यूएस डॉलर, जो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो इंडियन रुपी जो डॉलर टर्म्स में उनका जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज जब कोई एफआईए इन्वेस्ट कर रहा है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, $1 इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है या इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मिल रहे हैं सपोज $100, तो वो $1 लगा रहा है, तो वो इंडियन मार्केट्स में $100 लगा पा रहा है। सपोज आफ्टर अ ईयर 110 हो गए उसके, लेकिन डॉलर भी $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज था, वो बढ़ के 105 हो गया। तो बेसिकली उसके जो रिटर्न है नियर अबाउट, अगर देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली उसके रिटर्न्स होंगे सिर्फ 5%, 10% इन रुपी टर्म्स, बट 5% इन डॉलर टर्म्स। क्योंकि जो 110 रुपीज है उसके बदले उसको $1.1 नहीं मिलेंगे,
उसको उससे कम मिलेंगे, बिकॉज $1 की कीमत अब हो गई है 105। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण इंडियन मार्केट्स की अट्रैक्टिवनेस कम हो रही है, एंड ऑब्वियसली ग्रोथ काफी ज्यादा हैम्पर हुआ है। लास्ट 2 क्वार्टर से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था जीडीपी का, वो नहीं आया है, काफी ज्यादा कम आया है। जैसे इनफैक्ट लास्ट टाइम तो 6% से ऊपर की उम्मीद थी, बट 5.4% ही आया है। तो ये हो रहा है कि क्योंकि इंडियन मार्केट्स को हाई वैल्यूएशन मिल रही थी, हाई ग्रोथ के कारण मिल रही थी, बट अगेन क्योंकि अब ग्रोथ उतना ज्यादा हो रहा नहीं है, तो इसके कारण इंडियन मार्केट्स अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे। ऊपर से ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके कारण बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आरबीआई काफी ज्यादा स्लो रह गई है इस बार। उनको अभी तक इंटरेस्ट रेट कट कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं पर्सनली उस कैंप से बिलोंग करता हूँ, जहाँ इंटरेस्ट रेट और बेसिकली फूड इन्फ्लेशन का मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन है। इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं कम होती है तो बेसिकली और इन्वेस्टमेंट होती है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदा होता है। मैं नहीं मानता कि इंटरेस्ट रेट कम होने से फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो लेट्स सी, अभी फेब में आई थिंक फेब में आरबीआई की मीट है, वहां होने वाली है, बट तब तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में धक्का लग रहा है अपने को, जो अपने को डील करना पड़ेगा अभी। अब आते हैं वैल्यूएशन पार्ट। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन पे आप निफ्टी 50 अगर जाके टाइप करेंगे तो आप जो करंट निफ्टी 50 का पी है वो 21.3 हो गया है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे अगर चार्ट पे आते हैं तो 5 ईयर का चार्ट लगा लेते हैं। 5 ईयर का चार्ट में जो कोविड का टाइम है उसको छोड़ के अगर देखते हैं, तो जो नीचे वाली पिंक लाइन है या पिंक कर्व है, वो बेसिकली निफ्टी 50 की प्राइस अर्निंग्स रेशियो है। जून 2022 में अराउंड 19 के आसपास हो गई थी पीई, निफ्टी 50 की ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीई। तो 19 पे हो गई थी, एंड वहां से अच्छी खासी रैली आई। एंड उसके बाद फिर से मार्च 23 में अराउंड 20 के पास फिर से निफ्टी 50 की प्राइस अर्निंग्स रेशियो हो गया। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो एवरेज लॉन्ग टर्म पी है इंडिया का, वो अराउंड 21 के आसपास है। तो वहां पे इंडियन मार्केट्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे, एंड जिसके कारण ऑलमोस्ट वन साइडेड रैली आई मार्च 2023 से ऑलमोस्ट लाइक सितंबर 2024 तक, यानी 1.5 ईयर्स की रैली। अच्छे खासे पैसे बने हैं लोगों के। बट उसके बाद जब भी आप देखेंगे बीच में भी, जब भी निफ्टी 50 की प्राइस अर्निंग्स रेशियो 20 के आसपास आया है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर 23 में 20.4 के आसपास, या फिर जून में अराउंड 20 के आसपास फिर से आया था 20.8 के आसपास, तो फिर से अच्छी रैली देखने को मिली। एंड उसके बाद अपर एंड के आसपास अगर आप देखते हैं सितंबर 24 में, यहाँ 24 के ऊपर चला गया था निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो। तो वहां से अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। एंड करेंटली अगर देखते हैं 21.25 के आसपास दिखा रहा है निफ्टी 50 का पी। तो दैट मीन्स अगर 20.4 के आसपास, या अगर 20 तो चलिए ज्यादा हो जाएगा, बट अगर 20.4 के आसपास मानकर चलते हैं और 21.25 करंट है, तो अराउंड 4% का करेक्शन, 4% का करेक्शन अगर निफ्टी 50 में आता है, तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से निफ्टी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव जोन में हो जाएगा। एंड यही अगर, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप की कहानी थोड़ी सी अलग लग रही है यहाँ पर। निफ्टी स्मॉल कैप 250 देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखते हैं तो 31.3 के आसपास है, जो अगेन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। नीचे अगर 5 ईयर का चार्ट लगाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे जो अगेन पिंक वाली लाइन है वो प्राइस अर्निंग्स रेशियो की लाइन है। मार्च 23 में स्मॉल कैप जो है वो 17 पे पहुंच गया था, इनफैक्ट 17 से भी थोड़ा सा कम पहुंच गया था प्राइस अर्निंग्स रेशियो। तो स्मॉल कैप्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव हो गए थे, जिसके कारण अच्छी खासी रैली आई है स्मॉल कैप्स में। यानी यहाँ पे देखेंगे बढ़ बढ़ के 35 के ऊपर भी पहुंच गया था दिसंबर में, दिसंबर 24 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो, जिसके कारण ऑब्वियसली काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो गया था, एक्सपेंसिव हो गया था एज कंपेयर टू निफ्टी। जिसके कारण स्मॉल कैप्स में आप देख रहे हैं निफ्टी तो फिर भी टिका हुआ है, बट स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी गिरावट आ रही है। यानी यही हाल ऑलमोस्ट मिड कैप का भी है। अगर निफ्टी मिड कैप 100 देखते हैं अपने, तो अगेन निफ्टी मिड कैप 100 39.3 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो हो गया है। और 5 ईयर का अगर चार्ट लगाते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशियो का,
तो अगेन ये नीचे वाली जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी 50 निफ्टी मिड कैप 100 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, जो अराउंड 21 के आसपास था मई 22 में। उसके बाद जब से रैली स्टार्ट हुई, लेट्स सी मार्च 23 में भी 22 के आसपास था, एंड जो अभी बढ़ के हो गया है 40 के आसपास, या टू बी प्रेसाइज 39.3 के आसपास, जो अगेन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है, स्मॉल कैप्स एंड इवन आफ्टर करेक्शन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स ओवरऑल अगर देखें, अगर इंडेक्स वाइज देखें तो काफी एक्सपेंसिव हैं अभी भी कंपेयर टू निफ्टी 50। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि निफ्टी जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स हैं कैसे रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं Q3 में, क्योंकि अर्निंग्स अगर ईपीएस अगर बढ़ेगा तो थोड़ा सा जो वैल्यूएशन है या प्राइस अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा कम होगा। एंड यहाँ पे एट दिस पॉइंट मार्केट्स कंप्लीटली इनसेन लग रहा है। इनसेन इसलिए कि स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, क्योंकि अगर आप एफआईआईस की सेलिंग देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एफआईआईस कैश मार्केट में उतना अगेंस्ट में डीआईएस ने 8000 करोड़ की बाइंग की है। तो एफआईआईस की जो सेलिंग है वो डीआईएस एब्सॉर्ब कर रहे हैं। है निफ्टी 50 लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था वहां पे भी सपोर्ट नहीं लिया, 23,300 के आसपास लगातार नीचे गया है, उसको ब्रेक करके ये नीचे गया है। अब इसको सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? एज ऑफ नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं, स्पेशली जब तक डॉलर इंडेक्स या फिर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड थोड़ा कूल डाउन नहीं होते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट्स अभी राइज करेंगे। लेकिन एक डेड कैट बाउंस जरूर आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट्स अभी ओवरसोल्ड जोन में जाने वाला है। अगर यहाँ पे भी अगर निफ्टी 50 का डेली चार्ट देखते हैं तो नीचे आरएसआई देखते हैं तो अराउंड 31-32 के आसपास ही घूम रहा है। तो एज ऑफ नाउ ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया है, बट 100 200 300 पॉइंट्स और अगर फॉल करता है तो ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरसोल्ड जोन में जाते ही बहुत बड़ा बाउंस आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशंस है उनको शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी, एंड वहां जब कवरिंग होगी तो एक डेड कैट बाउंस जरूर आ सकता है। एंड वो बाउंस कहाँ आएगा वो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, बट अगर सपोर्ट देखें तो यहाँ पे जो डबल टॉप पैटर्न बना था तो इसका एक सपोर्ट ले सकता है जो नियर अबाउट आता है 22,800 के आसपास। एंड या फिर एक जो हायर लोज की जो ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से, उसका अगर देखते हैं तो वो नियर अबाउट 22,900 के आसपास आता है। तो कहने का मतलब ये है एक्सट्रीमली नियर टर्म में अगर बात करें तो 200 300 पॉइंट्स के बाद एक डेड कैट बाउंस जरूर आना चाहिए। बट यही अगर मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात करें, मिड कैप्स तो ऑब्वियसली आप देखेंगे यहाँ से स्पेशली मार्च 2023 के बाद लगातार बने हुए रैली आई, इसमें हल्का सा थोड़ा डिप आया, बट लगातार हायर हाइज एंड हायर लोस बनाते हुए मार्केट्स मार्च 23 में जो 30,000 पे थे डबल हो गए 61,000 पे सितंबर 24 में। 1.5 years में मिड कैप डबल हो चुके थे। तो उसके बाद ये करेक्शन आ रहा है अब। एंड स्पेशली जो न्यू मेंबर्स बने थे उनको मैं बार बार एक ही बात बोलता था व्हाट्सएप पर कि कहीं ना कहीं मैं न्यू मेंबर्स के लिए फील कर रहा हूँ मार्केट्स भागे जा रहा है, बट रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव नहीं है इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। तो आप थोड़ा सा वेट करें, बट मुझे नहीं पता था ऑब्वियसली ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा करेक्शन इतना इंटेंसिटी से आएगा। आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे जनवरी में 3rd of Jan को 58,000 था, जो आज 13th of Jan है ऑलमोस्ट 52,000 में पहुंच गया है मिड कैप इंडेक्स। तो 10% का करेक्शन आ गया है इन अबाउट 5 to 6 वर्किंग सेशंस।
ऐसे ही स्मॉल कैप का भी यही हालत है। अच्छे खासा वर्टिकल फॉल आया है एंड यहाँ से मिड कैप, स्मॉल कैप एग्ज़ैक्टली कहाँ से बॉटम बनाएँगे, कहाँ से रिवर्सल होगा नहीं पता। बट एज़ ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा नज़र होनी चाहिए अपनी रिज़ल्ट सीज़न पे कि रिज़ल्ट्स कंपनीज़ कैसा डिलीवर कर रही हैं, बोथ लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो टेक्निकल्स अपने ने देख लिया, अब नियर टर्म की बात करते हैं। तो नियर टर्म एटलीस्ट फॉर अ वीक और 2 मार्केट्स अच्छे खासे वोलेटाइल रह सकते हैं, स्पेशली विद अ नेगेटिव बायस। क्योंकि 20th को ट्रम्प का ओथ सेरेमनी है एंड ऑब्वियसली वो आएँगे और बहुत कुछ उन्होंने बोला है। ऑब्वियसली सब कुछ इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, बट इनिशियली वो बहुत कुछ चाहेंगे कि बहुत कुछ करना चाहें, जैसे वो टैरिफ्स लगाएँगे, ऑब्वियसली उसको लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि चाइना पे कितना टैरिफ्स लगाएँगे, इंडिया पे कितना टैरिफ्स लगाएँगे, इंडिया के ऊपर पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव असर होगा। इमीडिएट टर्म में तो अगर देखा जाए, तो टैरिफ्स का नेगेटिव असर ही होगा, बट ओवर द लॉन्गर टर्म चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी प्ले आउट हो सकती है, बट वो ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म है। एज़ ऑफ नाउ ट्रम्प का डर सबको लग रहा है, बट मुझे पर्सनली लग रहा है ये थोड़ा-सा ओवर प्ले हो गया है, मार्केट्स को बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट कर दिया है। उसके बाद ऑब्वियसली बजट, बजट को लेकर मार्केट्स को या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को या नॉर्मल लोगों को अब कोई उम्मीद तो रह नहीं गई है। वैसे भी सारे इलेक्शंस में अब दुनिया भर के फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं। इलेक्शन जीतने का अब एक ही क्राइटेरिया हो गया है कि कौन सी पार्टी ज्यादा फ्रीबीज दे पाएगी, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हो उनके ऊपर स्पेंडिंग हो नहीं पा रही है। एंड बजट में जो मैडम है अपनी निर्मला सीतारमन, ऑनेस्टली बोलूं तो क्या ही बोलूं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट आई मीन हॉरिबल। उनको कुछ, मुझे पर्सनली लगता है उनको कुछ इकोनॉमिक्स की समझ वमझ है नहीं, और नॉट श्योर वो क्या कर रही हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा रही हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा रही हैं। लास्ट फ्यू ईयर से इनकम टैक्स जो है कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं है इनकम टैक्स में भी। तो वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट बजट को लेकर तो यही उम्मीद है कि भगवान कम से कम इस बार टैक्स ना बढ़े, तो वही मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली नियर टर्म में जो ऑनगोइंग रिजल्ट सीजन चल रहा है, टीसीएस के रिजल्ट्स एवरेज थे, ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस थे, बट एटलीस्ट उनकी डिमांड फिर से वापस आ रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में अच्छा करेंगे। तो स्पेशली अब जो रिजल्ट सीजन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फाइनली जो सिक्स्थ पार्ट है, अब क्या करें। देखिए, बोलना आसान है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नियर टर्म में जितना भी गिर जाए हमको फर्क नहीं पड़ेगा, बट कहने की बातें होती हैं। एज एन इन्वेस्टर जब पोर्टफोलियो गिर रहा होता है, इस स्पीड से गिर रहा होता है, जब एक एक दिन में 2%, 3%, 4% या इवन 5% जब पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है, तो ऑब्वियसली धक्का बहुत जरूर लगता है। कहीं ना कहीं जो इंडियन ड्रीम है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट ड्रीम है कि अपने को वेल्दी होना है स्टॉक मार्केट से, उसमें बहुत ज्यादा धक्का लगता है। तो एक जो करंट सेलिंग है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रही है, क्योंकि काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स की और जो डेली ट्रेडर्स हैं उनकी मार्जिन पोजीशन रहती है। मार्जिन पोजीशन रहने का मतलब ये होता है कि वो 20 रुपए अपना लगाते हैं, 80 रुपया कहीं ना कहीं ब्रोकर से उधार ले लेते हैं, या फिर आसपास से कहीं से उन्होंने लोन लेके मार्केट्स में लगाए हुए हैं। उनको लगा था सब अच्छा होगा, स्टॉक मार्केट से भर भर के पैसे कमाएंगे, तो इंटरेस्ट देने में क्या जाता है। बट एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से गिरावट हुई है उसमें बहुत ज्यादा लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ब्रोकर्स भी लगता है जो मार्जिन शॉर्टफॉल जिनका हो रहा है वो सेल कर रहे हैं, तो इसके कारण स्मॉल कैप और मिड कैप्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि एक तो पोर्टफोलियो गिर रहा है उसका दुख अलग से है, एंड ऊपर से अभी आप कोई नया स्टॉक लेते हैं, एक एक दिन में स्टॉक्स बेमतलब के, चाहे अच्छे स्टॉक्स भी 4%, 5% तो नॉर्मली गिर रहे हैं। तो कोई अच्छा स्टॉक लेते हैं अगर 5-10% वो भी अगर गिर जाएगा तो और ज्यादा शॉक लगेगा। तो इससे अच्छा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। ऑब्वियसली अच्छे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाकर रखें, रिसर्च करके रखें कौन कौन से अच्छे स्टॉक है, अपनी वॉच लिस्ट पे रखें, टेक्निकल्स पे ध्यान दें। एंड मार्केट्स जब रिकवरी का सिग्नल दें, जैसे वो बॉर्डर फिल्म का डायलॉग है जैकी श्रॉफ का, जब बेसिकली 120 जो सोल्जर्स रहते हैं लेड बाय सनी देओल, वो तो बेसिकली 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के आगे लड़ते हैं। एंड जैकी श्रॉफ सुबह का वेट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली सुबह का वेट करना होता है ताकि बॉम्बिंग कर सके पाकिस्तान सोल्जर्स के ऊपर। तो जैकी श्रॉफ कहते हैं कि सूरज की पहली किरण के साथ हम हमला करेंगे रहीम यार खान बेस पे, ऐसा कुछ। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही मार्केट्स थोड़ा सा एटलीस्ट सस्टेन रिकवरी दिखाए, उस पॉइंट पे आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छे स्टॉक्स पे पोजीशन बना सकते हैं जिसमें वैल्यूएशन रीजनेबल है, ग्रोथ भी कंपनी दिखा रही है। तब तक आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, मार्केट्स में बने रहे। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं
तो अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखें। अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो कोई ना कोई पैनिक में आप ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हार्म करेगा। तो कहने का मतलब यही है, वेट फॉर सम सैनिटी टू emerge फ्रॉम द मार्केट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस जब दिखने लगे, ऐसा दिखने लगे कि कोई कोई स्टॉक्स में अपने को अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, एंड तब अपने धीरे धीरे पोजीशंस बना सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, एक तो ऑब्वियसली अच्छे स्टॉक्स, एट द सेम टाइम जो Q3 रिजल्ट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि मार्केट्स एट दिस पॉइंट जब ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, अच्छी खासी गिरावट आई है स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, तो जो Q3 रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली जो स्मॉल कैप और मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस है उसको आउट परफॉर्म करेंगे Q3 में, एंड आगे का फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा होगा, तो अर्निंग्स कॉल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन स्टॉक्स पे जरूर नजर बना के रखें, उन स्टॉक्स में आप अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं आने वाले टाइम में, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो फिर से ऊंचाइयां छुए। तो इसी बात पे चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।